हेलो बच्चों, फिजिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। तो उन न्यूमेरिकल्स जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और वो न्यूमेरिकल्स नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक। न्यूमेरिकल अपने आप में, फिजिक्स सब्जेक्ट अपने आप में एक बड़ा टफ सब्जेक्ट है, उसके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो एक बड़ी टेंशन होती है बच्चों को कि न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपको रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन हो पाएगा। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में आपने रीड किया, 2 चार्जेस हैं, गिवन डिस्टेंस है, एंड यहां पर पूछा गया है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F = K(Q1Q2)/r², राइट। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करें, इजीली फोर्स का फॉर्मूला लगाकर इजीली फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फॉर्मूले में आप देखो K, बिकॉज दोनों चार्जेस हैं, राइट, दोनों चार्जेस गिवन है, तो K कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹, जो दोनों चार्जेस एयर में प्लेस्ड हैं। K की वैल्यू कांस्टेंट 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 और Q2 की वैल्यू 3। 10⁻⁷, 10⁻⁷ एक साथ लिख देता हूं तो 10⁻14 हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, 30 सेंटीमीटर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला रूल है, सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूज करोगे, SI सिस्टम या MK सिस्टम बोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यूज, कोई भी आपको यूनिट अदर सिस्टम में दिखाई देती है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे MKS में, और वी कैन से सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम में। तो आपको दिख रहा है चार्जेस कूलम में है, तो स्टैंडर्ड जो यूनिट सिस्टम है वो है, उसमें चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, ठीक है। बट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर में मेजर नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर होती है। तो हमें पता है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10⁻⁻² में लिख सकता हूं। इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखें, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया। अब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो 10⁻9 - 14 ये हो गया। सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज की, तो 9 × 2 × 3 ये तो वैल्यू है, और 9 ये हो गया यहाँ पर 10⁻9, ये -14 है तो -5 बचेगा, और ये -4 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो -4 है, तो -4 से -5 कट जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻1 ओनली। और नीचे आप देखो 30 है तो 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 30 × 30। अब आप इजीली देखो 3 × 3 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये 2 0 है, 100 हो गया, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻2 3 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन फोर्स आ रहा है बिटवीन दीज 2 चार्जेस, राइट। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने किया, इसकी फोर्स की वैल्यू है 6 × 10⁻3 न्यूटन। और फोर्स आपको पता है 2 तरह का होता है। फोर्स का अगर मैं पूरा आंसर लिखूं करेक्ट वे में, तरीके से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो व्हाट इज फोर्स पूछा है आपसे, तो फोर्स की वैल्यू तो निकाल दी। अब आपको ये बताना है दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो आपको पता है दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपल्सिव। दिस फोर्स इज रिपल्सिव, राइट। सो ये था पहला क्वेश्चन, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फोर्स पर, कूलम्स लॉ पर बेस्ड था, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द स्मॉल स्फीयर charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge
8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसमें क्लियर कट फोर्स की वैल्यू गिवन है बिटवीन 0.4 माइक्रोकूलम एंड बिटवीन 0.8 माइक्रोकूलम। सो देयर आर टू स्फेयर्स हैविंग चार्जेस 0.4 एंड 0.8। सो फोर्स गिवन है इनके बीच में वो है 0.2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर? ठीक है भी, अगर चार्जेस देते हैं, डिस्टेंस देते हैं तो आपसे फोर्स पूछ लेते हैं। यहाँ पर फोर्स गिवन है, चार्जेस गिवन है, तो डिस्टेंस पूछा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ R तो आपको कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है, सो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू आपको गिवन है, देखो 0.4 इंटू 0.4 और 0.8। ठीक है, प्लस माइनस का हम यूज नहीं करेंगे। अगर माइनस चार्ज भी गिवन है यहाँ पर तो उसका कोई रोल नहीं है फोर्स में, आपको पता है, वो तो टाइप ऑफ फोर्स बताने का काम आता है। माइनस चार्ज है तो माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज दोनों हैं, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो कैलकुलेशन या फोर्स की वैल्यू निकालते टाइम माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं। सो 0.4 इंटू 0.8, अब 0.4 भी माइक्रो में है, 0.8 भी माइक्रो में है। माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 और ये आ गया 10 टू पावर -6, राइट, एंड डिवाइडेड बाय फोर्स F। सो F की वैल्यू कितनी है? 0.2, तो 0.2 से डिवाइड कर दिया। फोर्स तो सिंपल है 0.2, राइट। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ और 2 से 4 कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 9 और -6 -12 होगा, तो 9 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो -6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 बचेगा, वो इससे कैंसिल कर दो तो -3 बचेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है और यहाँ पर 0.8 है और यहाँ पर -3 है। ठीक है, तो 9, 0.8, -3, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ r सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू इसमें आती है 0.12 मीटर, 0.12 मीटर और वी कैन से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन F रखकर हमने यहाँ पे r कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन हमने कर लिया r के लिए, तो आंसर आ गया व्हाट इज द डिस्टेंस, राइट, फर्स्ट। सेकेंड पार्ट आप देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है पार्ट 2 इसका, इस क्वेश्चन का पार्ट 2। क्या लॉजिक है इसमें? देखो, अगर फर्स्ट स्फीयर सेकेंड स्फीयर पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो सेकेंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे क्या अलग फोर्स लगाएगा? हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि फोर्स 12, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 12 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 21। मीन्स जो फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगाती है, सिमिलर फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगाती है। सो दोनों बॉडीज आपस में फोर्स लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है बट अमाउंट इक्वल होता है, राइट। सो इसमें बोला है, देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो भी क्या आएगा आंसर इसका? 0.2 न्यूटन होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट हो चाहे फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड हो, आंसर सेम रहेगा 0.2 न्यूटन। बी पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ये लॉजिक था, ये कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आप देखो, चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर एंड जी एम ई एम पी इज द डायमेंशनलेस। Look up the table of physical constant and determine the value of this ratio. What does ratio signify? अब आप देखो इसमें k स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो वैल्यू आप यूज कर रहे हो। दूसरा आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जी एम ई एम पी। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो दो पार्टिकल हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज भी होता है, दोनों का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, प्रोटॉन का चार्ज +e। दोनों पर मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास me, प्रोटॉन का मास mp। ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और ड्यू टू मास इनके बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है Fg।
तो दोनों फोर्सेस की मैं बात करूं अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के Q1 Q2, तो दोनों का चार्ज E है, तो ke² अपॉन r स्क्वायर। r इनके बीच की डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं, दैट इज सपोज r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो ग्रेविटेशन फोर्स Fg इक्वल्स टू G me mp, me इंटू mp अपॉन r स्क्वायर। भाई r तो सेम रहेगा ना, मास वाइज देखोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स, चार्ज वाइज देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट दोनों हैं तो पार्टिकल, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, r ली भी तो दोनों में r यूज करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है ke² अपॉन G me mp, तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल दूं, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालूं, तो आप देखोगे ध्यान से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, ये ke² अपॉन G me mp आ रहा है। मतलब ये जो रेशियो आपसे पूछा है, ये वाला रेशियो, ये रेशियो फोर्सेस का रेशियो है, फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स के साथ रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, सो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्क्वायर कर देंगे इसका क्योंकि दो चार्जेस हैं। ठीक है, डिवाइड बाय g, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है हमें 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, ke² की और G m1 m2 की। इस पूरी वैल्यू को रखकर अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू आई है ये आई है 2.4 इंटू 10⁻39। तो जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, सो ये हमने रेशियो तो हमने निकाल दिया, ये जो रेशियो पूछा था रेशियो हमने निकाल दिया, ये रहा रेशियो और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, ये रेशियो है, यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, रेशियो है, दो फोर्सेस का रेशियो हमने निकाल दिया, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो कर लिया। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये हमें बताएगा। मैंने आपको पहले बताया ये फोर्स बता रहा है Fe और Fg का रेशियो है, Fe और Fg का रेशियो है, तो रेशियो ये आया, दैट मीन्स Fe, अगर मैं केवल ऑर्डर की बात करूं तो Fe इज दिस रेशियो जो है 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू Fg हो जाएगा, Fe Fg यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको दिख रहा है Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है, दिख रहा है 10⁻39 मतलब इतने टाइम्स बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, हम ये कह सकते हैं इसमें क्या बता रहा है रेशियो, Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फोर्स। और वैसे भी आप सबने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्लियर, तो ये था इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन। नाउ थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड पूछा है। पहला पार्ट इसका क्या मतलब है, तो क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा है चार्ज का, पहला स्टेटमेंट, इसमें पहला स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पर, इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी पर किसी भी मैटर पे चार्ज होगा दैट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज हमेशा फ्रैक्शन में, चार्ज हमेशा इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी, क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा होगा। इसमें जो भी चीज़ कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होंगी, इंटीजर फॉर्म में होती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको हम इंटीजर फॉर्म कहते हैं, उसको हम क्वांटाइज्ड फॉर्म कहते हैं, क्वांटाइजेशन उस पर अप्लाई होता है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। यहाँ तो होंगे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100
यहाँ होंगे 105, 106। क्या फ्रैक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो पॉइंट्स में फ्रैक्शन में नहीं होती हैं उनको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू n की वैल्यू 1, इंटीजर सबसे छोटा क्या होता है 1, तो मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्वांटा। तो E की वैल्यू मिनिमम होती है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सबसे कम चार्ज होगा दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन हम लगा लेंगे। ठीक है भी, तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है, पूरा पूरा होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, देन ये तो हो गया क्वांटाइजेशन, ये तो स्टेटमेंट है आपका। Then why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that means large scale charges? अब बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो किसी बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी पे 20 इलेक्ट्रॉन है, किसी पे 50 इलेक्ट्रॉन है, 100 है, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक नहीं, हम माइक्रोस्कोपिक बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जब मैक्रोस्कोपिक में आओगे, मतलब लार्ज स्केल पे आओगे, तब क्या क्वांटाइजेशन इग्नोर कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में आपसे इतना सा पूछा है, मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, हम ड्रॉपलेट्स यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें काम में ली जाती है, हम ड्रॉपलेट्स को काम में लेते हैं। तो ड्रॉप, एक एक वाटर की हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो वाटर ड्रॉप हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत फाइन स्प्रे यूज़ कर रहे हैं जिसमें से ड्रॉप्स काउंट होके बिल्कुल माइन्यूटली, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स काउंट होके निकलती हैं। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करें तो हम कहीं हम देखें, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, अगर आप कोई शावर यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, आप टैप यूज़ कर रहे हो, तो टैप यूज़ कर रहे हो कोई, तो उसमें पानी देखो, आप टैप से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आता है। यहाँ शावर टैप छोड़ो, आप रिवर की सोचो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्प्रे की, तो स्प्रे में से ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, तो हम एक एक बूंद की वैल्यू समझते हैं, एक एक बूंद का हम काउंट कर सकते हैं। जब हम कहीं देखेंगे रिवर फ्लो हो रही है तो उसको कह सकते हो लार्ज स्केल। तो रिवर फ्लो में कहाँ हम ड्रॉप्स को काउंट करेंगे? तब हम वहाँ पर ड्रॉप्स को, ड्रॉपलेट्स को, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को इग्नोर कर सकते हैं। सो ये पूछा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स लार्ज स्केल चार्जेस। तो जब बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, बहुत लार्ज स्केल में चार्ज होगा, तब हम वहाँ पर चार्ज को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चार्ज होने पर वहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज फ्लोज कंटिन्यूसली। बिकॉज हम क्या आंसर देंगे इसका, हम लिखेंगे बिकॉज इन लार्ज स्केल, इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, चार्ज फ्लोज कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होगा, तो इसलिए हम इस चीज को यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज होने पर, बहुत ज्यादा कंटिन्यू फ्लो होता है चार्ज का, तब वहां पर क्वांटाइजेशन लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तब हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो कह सकते हैं चार्ज फ्लोज कंटिन्यूसली इन माइक्रोस्कोपिक और इन लार्ज स्केल फॉर्म, इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इन लार्ज स्केल चार्जेस। ठीक है, ये है इसका आंसर। सो ये था क्वेश्चन 1.4। नाउ नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आता है। ठीक है, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा रबिंग का, फ्रिक्शन का, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैसे हम ला सकते हैं, चार्ज को, चार्जिंग के मेथड्स क्या हैं। चार्जिंग के मेथड में पहला आता है फ्रिक्शन, जो रब करने से चार्ज आता है। ठीक है, तो हम किस किस को रब कर रहे हैं, एक हमारे पास ग्लास की रॉड है और एक हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, इन दोनों को आपस में रब कर देंगे हम। ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड है, इन दोनों को रब करने से क्या होगा, सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। ग्लास और सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड के अलावा हमने बहुत सारी पढ़ी है, एबोनाइट रॉड है, वूल है, वूल और प्लास्टिक है, कॉटन है,
ठीक है, और कॉम्ब एंड हेयर है, तो हमने कई सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं इसके। सो फ्रिक्शन के लिए हम बात करें तो फ्रिक्शन में क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएंगी। अब ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे कई पेयर हैं बॉडीज के, समझ में आ गया। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है दोनों में चेंजेस आया, दिस कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, सपोज करें हमने पहले बॉडीज को चार्ज नहीं किया, दोनों बॉडीज हैं हमारे पास, एक तो है ग्लास की रॉड, ठीक है, और एक है सिल्क का क्लॉथ। सो इस पे भी चार्ज क्या है, 0 है, इस पे भी चार्ज क्या है, 0 है शुरू में। ठीक है, फिर आप रॉड को लेके आओ पास में इसके और क्या करें, रबिंग कर दें, लेके आए रबिंग कर दें। रबिंग करने के बाद देखेंगे हम जो रॉड है हमारे पास और सिल्क क्लॉथ है, इन दोनों पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज आएगा प्लस का और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इस पे चार्ज आया प्लस का, उस पे चार्ज आया माइनस का। तो उस पे चार्ज आया माइनस का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इस पे चार्ज आया प्लस का मतलब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इससे इलेक्ट्रॉन कितने गए, जितने अमाउंट में इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर आ जाएंगे। सो ये शो करता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो कंजर्व ही है। चार्ज यहाँ पे कौन सा हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोई लॉस कर रहे हैं, चार्ज का नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए उतने इलेक्ट्रॉन इस सिल्क क्लॉथ पर डिपॉजिट हो गए, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, उस पे आया पॉजिटिव चार्ज। डायग्राम में भी आप देखोगे जितने प्लस के साइन मैंने बनाए हैं उतने साइन माइनस के यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इन एक्शन ऑफ रबिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, सो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस 2 microcoulomb, -5 microcoulomb, 2 microcoulomb, -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल की कि सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पर नेट फोर्स आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, आप कोई भी न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसमें जो चार्जेस ने प्लेस किए हैं उनको लिखें। ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम ए पर, फिर बी पर जो है वो है -5 माइक्रोकूलम, ये बी पॉइंट, फिर पॉइंट आएगा सी पर है 2 माइक्रोकूलम, फिर आएगा पॉइंट डी पे है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो देयर आर 4 चार्जेस और सेंटर पे रख दिया 1 माइक्रोकूलम। सेंटर पे सर माइक्रोकूलम में ही है, ये सब माइक्रोकूलम में चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन 1, इस पर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालना है जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स। तो हम देखें, सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, सारे चार्जेस प्लेस कर दिए। अब आप फोर्सेस को इस डायग्राम में ड्रॉ करोगे। फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको पता लगे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करके आंसर आ ही जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस कैंसिल होके कट भी हो सकते हैं, 0 आंसर भी आ सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन, उस हिसाब से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम देखें सबसे पहले ये 2 माइक्रोकूलम का फोर्स 1 माइक्रोकूलम पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का, बिकॉज दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक है, -5 माइक्रोकूलम ये कैसा फोर्स लगाएगा, -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्शन देगा अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है। फिर 2 माइक्रोकूलम क्या करेगा, 2 माइक्रोकूलम आपको 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपल्शन देगा, ये ऐसे रिपल करेगा। और -5 माइक्रोकूलम क्या करेगा, ये भी अपनी तरफ इस 1 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करेगा। सो देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर आर 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर, इसको मैंने लिख दिया FA पहला फोर्स, ये हो गया FB, ये हो गया आपका FC और ये हो गया FD। देयर आर 4 फोर्सेस। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, वैल्यू की बात करें, मैं डायरेक्शन तो बना दी,
अब मुझे पता है एफ बी और एफ डी अपोजिट हैं। अब मुझे पता है एफ ए और एफ सी ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एफ ए एफ सी अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए हैं। और एफ बी और एफ डी ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल करेंगे या पार्शली कैंसिल करेंगे, वो हमें बताएगी इसकी वैल्यू। तो हम देखें वैल्यू क्या है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ सी। तो एफ ए की वैल्यू में आएगा 2 × 1 और एफ सी की वैल्यू में भी आएगा 2 × 1। तो क्या हम कह सकते हैं एफ ए और एफ सी दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। एफ ए एफ सी इक्वल आएगा, दोनों अमाउंट में दोनों का फोर्स इक्वल है। क्यों इक्वल है आप लिख भी सकते हो, देखो के 2 × 1 तो आएगा 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस आप ले लो, कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस आप आर सपोज कर लो तो आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू हमें जरूरत होगी, हम जरूर निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या होगी, साइड दे रखिए 10 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा डायगोनल का हाफ। तो अगर 10 सेंटीमीटर साइड है तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा 10√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, तो आ जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। सॉरी इट्स नॉट रेडियस, डायगोनल का हाफ क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस कॉर्नर टू सेंटर। सो जो आर हम यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्नर, वो आएगा 10/√2 सेंटीमीटर। हमें यूज करनी होगी तो हम करेंगे, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है शायद कैंसिल हो जाएगा। जब लास्ट में अगर कैंसिल नहीं होता है तब हमारे पास कुछ भी बचेगा, आर स्क्वायर आएगा, तब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो न्यूमेरिकल कोई भी करो, ऑलवेज जो वैल्यू पुट करनी है वो लास्ट में जाके, क्योंकि आपने यहीं से वैल्यू पुट कर दी तो उसको कंटिन्यू करते करते आंसर तक ले जाओगे। इतनी बड़ी वैल्यूज होती हैं, डेटा इतने बड़े होते हैं, पहले से लिख दोगे तो उसको लिखने में आपको बहुत काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करनी है। मैंने आर की वैल्यू निकाल दी, हमें पुट कर लेंगे हम बाद में, हमें रिक्वायरमेंट होगी तो। बट हमें पता लग गया एफ ए और एफ सी दोनों कैसे हैं, सेम है। दूसरा बी और डी की बात करें तो बी और डी ये भी मुझे लग रहा है सेम है, देख लेते हैं। बी और डी ये भी सेम है। कैसे निकालोगे, के पहला चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रो, दूसरा आपका 1 माइक्रो और डिस्टेंस क्या होगी, वही आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे लग गया, मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके देखा तो एफ ए एफ सी इक्वल है और एफ बी एफ डी भी इक्वल है। अब मुझे चाहिए नेट फोर्स सेंटर वाले चार्ज पर। तो नेट फोर्स के लिए हम लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एफ ए, फोर्स का सम निकालना है। सम कौन सा करते हैं, वेक्टर सम, एफ ए एफ बी एफ सी एंड एफ डी, 4 फोर्सेस ऐड करने हैं हमें यहाँ पे, बिकॉज 1 माइक्रोकूलम के आसपास 4 चार्जेस हैं। चारों फोर्सेस को हमें वेक्टर एडिशन करना है, बट हमें पता है वेक्टर एडिशन तो 2 का पॉसिबल है। अब 2 का कौन से 2 का हम पेयर बनाएं वो इंपॉर्टेंट है। ए और बी को ऐड करेंगे तो आपको पता है ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, अलग अलग वैल्यू है। तो हम क्या करें, इसमें पेयर बनाओ। देखो पेयर कैसे बनाओगे, 4 आपने लिख दिए, चारों का सम, चारों का सीक्वेंस में लिख दिया। फिर आप क्या करो, एफ ए और एफ बी आपने लिखा था, तो आप क्या करो, एफ ए और एफ सी इनका एक पेयर ले लो, प्लस एफ बी और एफ डी इनका एक पेयर ले लो। ये बन गया पेयर। ये पेयर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है ए और सी इक्वल अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं ए और बी जोड़ूंगा तो मुझे पता ही लगेगा, ए और बी उनके बीच में एंगल निकालना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो ए और सी दोनों इक्वल अपोजिट है, इक्वल भी अमाउंट में, अपोजिट भी है। तो इनके बीच में एंगल कितना है हम लिखेंगे यहाँ पे, इनके बीच में एंगल क्या होगा 180। तो 180 होगा तो मैं क्या लिखूँ, इसका रिजल्ट आता है एफ ए माइनस एफ सी। इनके बीच में भी एंगल कितना है 180, थीटा कितना होगा 180। लिखोगे एंगल, एंगल के बाद क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे एफ बी माइनस एफ डी। ठीक है, और ये प्लस आ गया बीच में, ये इनका रिजल्ट है, ये इनका रिजल्ट है। अब हम लिख सकते हैं एफ ए एफ सी, एफ ए इक्वल्स टू एफ सी होता है, एफ ए इक्वल्स टू एफ सी होता है और एफ बी इक्वल्स टू एफ डी होता है। तो ठीक है, एफ ए की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एफ सी, तो एफ सी माइनस एफ सी, और एफ बी की जगह क्या पुट कर दूं, एफ डी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डी माइनस एफ डी। तो रिजल्ट क्या आ गया 0। सो नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल प्लेस चार्ज इज 0। क्लियर। तो ये था एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व,
दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक, जो आपको पता है लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या बनाते हैं हम? इलेक्ट्रिक लाइंस बताते हैं कि प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है लाइंस, ये प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है, माइनस पे एंड होती है, ऐसे बनाते हैं हम लाइंस। कहाँ पे जाके एंड होती है? माइनस पर। और ये लाइंस करती क्या हैं? ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे लाइंस नहीं बनी हुई है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब ये कोई लाइन बनी हुई है, अब मैं कहता हूँ बीच में ब्रेक आ गया, तो बीच में ब्रेक कैसे पॉसिबल है? जब चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, यहाँ पर पहुँचा तो हो गई 6, यहाँ पर पहुँचा हो गई 4, फिर यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ हो जाएगी 0। तो ये जहाँ तक है इसकी वैल्यू, उसके बाद 0 होगी ना। जस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये। जैसे आपको पता है कोई आपने लाइट के लिए कोई सोर्स ऑन किया तो लाइट उसकी आ रही है, ठीक है, जहाँ तक उसकी लाइट आएगी वो तक उसका लाइट आपको दिखती रहेगी, लाइट आपको दिख रही है। दूर जाते जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, लाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक उसका इफेक्ट चलता है वहाँ तक लाइट चलती है, उस रेंज के से बाहर निकल जाओगे लाइट 0 हो जाएगी। सडन ब्रेक का मतलब क्या होता है? सडन ब्रेक का मतलब ऐसा आएगा, अब इसका इफेक्ट यहाँ तक है, इसका इफेक्ट यहाँ तक मैं मान रहा हूँ अगर कि इसका इफेक्ट यहाँ तक था, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, तो यहाँ पर तो आ गया 6, तो बीच में कहीं 0 हो सकता है क्या? उसका इफेक्ट ग्रेजुअली डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद डिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट ये। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट के लिए ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। सडन एकदम 0 नहीं होगी, डिस्टेंस के साथ 0 होगी, काफ़ी डिस्टेंस के बाद वो 0 होगी। बीच में सडन ब्रेक का मतलब होता है अचानक बीच में 0 हो गई, फिर आ गई, फिर 0 हो गई, फिर आ गई। तो ऐसा कहीं ऐसा नहीं करती है इलेक्ट्रिक लाइंस। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी और जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट है वहाँ तक बनेंगी, उस चार्ज का इफेक्ट खत्म होता है वहाँ 0 हो जाएंगी। ठीक है, सो पहला है फर्स्ट का आंसर, सडन ब्रेक क्यों नहीं है? बिकॉज ई डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। सडन कोई किसी और पे डिपेंड नहीं करती कि सडन कहीं 0 हो गया, डिस्टेंस तो डिक्रीज हुई नहीं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 0 हो गया, पर्टिकुलर पोजीशन पे वापस आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो ई डिक्रीजेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह सकते हो। ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। ठीक है, सो सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या पूछा है इसमें? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये भी आपने इसमें प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन क्या है वो देखो। सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस हमने बनाई, एक इलेक्ट्रिक लाइन ये गई, एक इलेक्ट्रिक लाइन ये गई, तो आपने क्या शो कर दिया इस डायग्राम में? मैंने शो कर रहा हूं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया P आपका। अब P पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाला E1 है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो फोर्सेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका रिजल्ट निकालते हैं। अगर ये ऐसा होता कहीं भी हो रहा होगा तो ये P पॉइंट है ना आपका, ये P पॉइंट, इस पर E1 E2 का वेक्टर सम आ जाएगा, E1 E2 का वेक्टर सम, E1 प्लस E2 दोनों को वेक्टर एडिशन कर लो और वो इलेक्ट्रिक लाइन शो करेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक पॉइंट पे आगे इंटरसेक्ट कर गए, अगर तो कर गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, तो लाइन तो एक ही दिखेगी आपको फाइनली। ठीक है, तो ऐसा कभी शो नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं बताओगे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन दिखाओगे तो उसका ये मतलब होता है कि पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 भी है E1 भी है, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, वो होगा दोनों का सम, क्योंकि दोनों आ गया तो दोनों का सम हो गया, सुपरपोजिशन हो गया दोनों का, तो रिजल्टेंट आ गया। तो P पॉइंट पे एक ही लाइन बननी चाहिए जो रिजल्टेंट की होगी। अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपको ऐसे बनाते हो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे दो डायरेक्शन में है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बिकॉज कह सकते हो, बिकॉज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज
एट कॉमन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हो, कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट there are two direction of electric fields, there are two directions of E electric field which is not possible, which is not possible। इसका ये आंसर है कि अगर इंटरसेक्शन करती तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे दो होते, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें ये भी पता होना चाहिए इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, तो हमें बताएंगे कि इसमें कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का सवाल ही नहीं था। इंटरसेक्शन अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, दो डायरेक्शन आएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो 1.8 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। वैक्यूम में दो चार्जेस है 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। अब आप ध्यान से देखो तो पहला है +3, दूसरा है -3, तो आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल अपोजिट चार्जेस के पेयर को हम बोलते हैं डायपोल। तो ये क्वेश्चन आपका डायपोल का है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑन द लाइन जॉइनिंग AB बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायपोल बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, एंड अब बोला सेकेंड पार्ट में इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁻⁻ प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज मैंने रख दिया तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट तो आपको समझना है बाद में, पहले हम निकालें मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो इसका सोल्यूशन, पहला चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, वो कैसा है, प्लस का है। दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ये कैसा है, माइनस का है। ये कह रहा है मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो प्लस का चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, प्लस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है अवे फ्रॉम द चार्ज। जो चार्ज प्लस का होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने बनाया है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती हैं, उससे दूर की तरफ जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस उसकी तरफ आती हैं। हमेशा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, कहीं बनाओ, चाहे इधर बनाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज देगा। ठीक है, अब ये बनाया, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर, ये तो आया आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से E+ लिख दूं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी डायरेक्शन में अपनी तरफ बनाएगा टुवर्ड्स चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए होगा टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है, तो कहीं भी हो नेगेटिव चार्ज अपने आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे बनाएगा, चार्ज की तरफ, ऐसे चार्ज की तरफ, ऊपर ही होगा तो ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो इस जो O पॉइंट मिड पॉइंट है, इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए और दोनों की डायरेक्शन देखो आप। मैंने कहा था सबसे पहले डायरेक्शन निकालोगे, क्या पता यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़े या नहीं पड़े। वो कैसे पता लगता है, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो कैंसिल आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो ध्यान से, प्लस की वजह से भी ये डायरेक्शन है, माइनस की वजह से भी डायरेक्शन है। अब ये सेम डायरेक्शन में हो गए, अब ये ऐड होंगे। ठीक है, तो ऐड होंगे तो हमें वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी, वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है, और डायरेक्शन तो आपको पता लगी गई, इनकी वैल्यूज भी चाहिए होगी हमें। ठीक, अब देखो आप, अब हम बात करें O पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है चार्जेस के बीच में, 20 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज से डिस्टेंस बताओ, एक चार्ज से डिस्टेंस क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे से भी क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब R की वैल्यू क्या दे रखी है, R की वैल्यू मैं लिख देता हूं, R की वैल्यू, R मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो KQ/R² यूज करेंगे, ये R है। तो R क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 कर दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो डिस्टेंस हम लेंगे 0.1। चलिए अब देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, पहला है E+, दूसरा है E-। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E+ है, दूसरा है E-। ठीक है, इसको आप A और B भी कह सकते हो, इसको EA, इसको EB लिख दो। ठीक है, EA और EB का वेक्टर सम, EA एंड EB। ठीक है,
तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ई ए प्लस ई बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इन दोनों में डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन आपके सामने, तो इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, प्लस बी सी डायरेक्शन में माइनस बी सी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल आ जाएगा इनके बीच में 0 डिग्री। तो एंगल अगर 0 होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ई ए प्लस ई बी दोनों को ऐड कर दोगे। ई ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ई बी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऐड हो गए, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट करूं तो ई ए की वैल्यू, ए पॉइंट पे क्या चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितनी है, आर कितना है 10, 10 की वैल्यू में निकाली कितनी है 0.1 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.01। ई बी कितना है सेम है भाई के, इसका क्या होगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन 0.01। ध्यान रखें वेक्टर में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें नेगेटिव साइन जब हम नेगेटिव साइन आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन ने बता दिया आपको कि नेगेटिव साइन था इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ड्रॉ कर चुके हैं। आपको अगर आपने डायरेक्शन पहले से ड्रॉ कर ली तो फिर आपको इस नेगेटिव साइन का आगे यूज़ नहीं करना है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें साइन का यूज़ ना करें। स्केलर क्वांटिटीज़ है उसमें आप साइन का यूज़ करो, प्लस होगा तो +2 + 2 4 ही आएगा और 2 - 2 0 ही आएगा, बिकॉज वो स्केलर है। अब वेक्टर में क्या होता है, एडिशन डायरेक्शन देखकर होता है। तो ये जो माइनस साइन चार्ज का है या माइनस का साइन है कहीं भी आता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट यूज़ साइन इन वेक्टर क्वांटिटीज़। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ में साइन यूज़ मत करो। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप डायरेक्शन देखकर सॉल्व करो, आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, उसमें साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम साइन यूज़ करेंगे ही नहीं। तो बताओ साइन यूज़ नहीं किया तो दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, सॉरी दोनों वैल्यूज सेम लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दूं आपको मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², जो हमने लगाया है। K रख दिया कांस्टेंट है, Q 3 × 10⁻⁶, दोनों चार्जेस 3 माइक्रोकूलम हैं, ठीक है। तो K और R² जो था 0.01 स्क्वायर कर दिया ना, इसलिए 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01। सो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद आप देखोगे इसमें जो रिजल्ट आएगा, आंसर आ रहा है इसका 2.7 × 10⁻⁶। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2.1 × 10⁻⁶ Nm/m। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या फिर होती है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम लिख लेते हैं, वोल्ट पर मीटर की जगह न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर दोनों यूनिट होती हैं, ठीक है। और ये 2.7 × 10⁻⁶ आएगा। 2.7 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलम। कहाँ पर, इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो निकाल दिया। अब सेकंड देखो, सेकंड में बोला है फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज। अब देखना यहाँ पे सेकंड पे, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। यहां पर एक चार्ज रखो जो -Q, कोई चार्ज रख दिया -Q, नेगेटिव है, Q की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू Q की है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, मिड पॉइंट पर रख दिया। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज आपने रखा है माइनस का, ये क्या फोर्स फील करेगा ये आपको बोला है, ठीक है। तो फोर्स अगर ये देखो आप फील करेगा तो क्या फोर्स फील करेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या फोर्स फील करेगा। अच्छा ये 2.7, ये वाली जो वैल्यू है 2.7 और ये वाली वैल्यू भी सेम 2.7 आएगी × 10⁻⁶। इसको तो ऐड करना है, दोनों ऐड करना था ना, ये एक की वैल्यू लिखी है मैंने, दोनों का रिजल्टेंट नहीं है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 2.7 और 2.7 ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 5.4 × 10⁻⁶, ठीक है। मैं तो एक साथ ही किया, दोनों को एक साथ लेकर ऐड किया है, तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 5.4 × 10⁻⁶।
दोनों का अलग अलग, इसका सोल्यूशन ये है, इसका भी सेम सोल्यूशन है, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और अब इस यहाँ पर रख दिया माइनस क्यू, चार्ज रख दिया ये वाला। अब इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया ये हमें निकालना है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता हो तो फोर्स हमें निकालना है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, फोर्स निकालना हो, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से क्या फोर्स निकाल सकते हैं, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट इंटू ई। ये जो रिलेशन था ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फॉर्मूला आता है, बट इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज करेंगे कि हम फोर्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो। E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आया है। चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल दिया था, ये रहा, और चार्ज आपने रख दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया मैंने 5.4 ई, और चार्ज क्या रखा है 1.5। मैं इस फोर्स की बात कर लेता हूँ, फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। Q नॉट कितना है 1.5 इंटू 10 टू पावर -9, और E की वैल्यू, टोटल E की वैल्यू है 5.4 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। तो आराम से इसको 1.5 5.4 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 8.1 इंटू 10 टू पावर -3। इस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.1 इंटू 10 टू पावर -3। ये फोर्स है, ठीक है। अब इस फोर्स को अगर पूछा है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन निकालने हम जाएं तब आप देखो, डायरेक्शन निकालने जाएं तो ये फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड था A टू B, +3 कूलम टू -3 कूलम, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था A टू B, इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू तो थी आपकी, डायरेक्शन क्या लिखोगे, A टू B, A चार्ज टू B चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया A टू B, राइट। सो अब हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं। देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, E की डायरेक्शन में होती है, वो वेक्टर फॉर्म में दिखा हुआ लिख रहा है आपको, E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या होता है, Q नॉट E। फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, A टू B, तो फोर्स की डायरेक्शन हम लिखेंगे A टू B। बट आप ध्यान से देखो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव साइन आएगा। तो वेक्टर में नेगेटिव क्या करता है, डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। तो E की डायरेक्शन क्या है, A टू B, माइनस का चार्ज है, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, माइनस साइन डायरेक्शन को चेंज करता है। आपने पढ़ा है आई कैप और माइनस आई कैप। अगर आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो माइनस का चार्ज है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है A टू B, बट फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की वैल्यू तो ये आ गई, डायरेक्शन आएगी B टू A। जो -Q चार्ज आपने रखा है यहाँ पर, इस पे जो फोर्स आएगा इस तरफ आएगा, B टू A, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस +2.5 एंड -2.5 लोकेटेड 0 0 -15 एंड 0 0 +15 रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये डायपोल का क्वेश्चन है, दोनों चार्ज दे रखे हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। इनकी लोकेशन समझो सबसे पहले। दो चार्जेस गिवन है, लोकेशन के लिए इनकी आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 0 0 -15 0 0 +15, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। फिर आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट पूछा है और टोटल चार्ज पूछा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इनको लोकेट करूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट यहां पर दे रखा है, वो है z कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पर इसको z कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। ये x हो गया, ये -x, ये हो गया आपका z, ये -z। फिर यहाँ पे y को मैंने हटा दिया, y ये वाली एक्सिस आएगी, ठीक है। तो y और z को एक्सचेंज कर लिया। अब z पर देखोगे आप तो पहला चार्ज है -15 पे, मतलब यहाँ पर -15, और दूसरा चार्ज है +15 पे, मतलब यहाँ पर। दूसरा चार्ज कौन सा है, वो है माइनस का,
माइनस का 2.5, पहला चार्ज कैसा है, प्लस का 2.5, साथ में क्या दे रखा है, इंटू 10⁻⁻7, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, वैल्यू बड़ी बड़ी हैं आपके पास। ठीक है, ये z एक्सिस है, ये माइनस z है, तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 0 -5, x भी 0 है, y भी 0 है, z हमने लिया -15, तो यहाँ पे ले लेते हैं पहला चार्ज -15 है, पहला चार्ज यहाँ ले लेते हैं, इसको कह दिया मैंने a, QA लिखा है तो मैं इसको a पॉइंट मान लेता हूँ। दूसरा पॉइंट b है, वो कहाँ है, 0 0 +15, तो 0 0 +15, तो ये आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया आपका b। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, x भी 0 है, y भी 0 है, बट z है +15। इसके कोऑर्डिनेट्स x भी 0 है, y भी 0 है, ना x पे जा रहे हैं ना y पे जा रहे हैं, ना x पे गए ना y पे गए, केवल z पे जाना है, -15 ये। ठीक है, अब दोनों चार्जेस दे रखे हैं, a की चार्ज की वैल्यू गिवन है, b की चार्ज की वैल्यू गिवन है, सेम है। सबसे पहला पार्ट पूछा इसने, व्हाट आर द टोटल चार्ज। अब इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, ये प्लस का 2.5 ये माइनस का 2.5, टोटल चार्ज करोगे, कर लेते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू पहला चार्ज, माइनस क्यू दूसरा चार्ज, टोटल क्या आ गया 0। स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, कर दिया हमने, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल क्या आया 0। नाउ नेक्स्ट पूछा है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के लिए आपने पढ़ा है डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज चार्ज, एनी चार्ज, प्लस या नेगेटिव नहीं, दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो चार्ज एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, +15 टू -15, कितना डिस्टेंस हुआ, 30 सेंटीमीटर का, 15 यहाँ से तो 0 पॉइंट ये होता है, 15 ऊपर है 15 नीचे है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई 30 सेंटीमीटर। सो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डायपोल में मिलेगा, डायपोल दो चार्जेस का पेयर होता है, इक्वल अपोजिट चार्ज का पेयर होता है, तो चार्ज कोई भी एक ले लो। वैसे भी आपको पता है डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, साइन तो लेना नहीं है। सो Q कोई भी ले लें, दोनों Q सेम है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ले लें। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है यहाँ पर, वो है 30, और चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 सेंटीमीटर था, तो -2 लगा के मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायपोल मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी, इंटू करोगे ना 2.5 इंटू 3 7.5 आना चाहिए, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू तो होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पता है, डायरेक्शन P की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे B पे चार्ज रखा है आपने, B पे चार्ज रखा है माइनस का Q, पता है आपको, B पे चार्ज क्या रखा, माइनस का Q, A पे चार्ज क्या है, प्लस का Q, तो डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ कि प्लस से माइनस की तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब B2A। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन B2A। क्लियर। सो डायपोल मोमेंट की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन आप ध्यान रखें हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, इसमें डायपोल मोमेंट पहले से गिवन है। सो P की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E के साथ एंगल दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, फिर एंगल दे रखा है थीटा 30 डिग्री। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल। तो कितना टॉर्क लगता है, आपने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला, इसमें टॉर्क का फॉर्मूला ऑन डायपोल मोमेंट
टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी ई साइन थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, क्योंकि मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं टॉर्क को ऐसे लिख सकता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू होता है पी क्रॉस ई। सो दो वेक्टर से दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब टॉर्क निकलता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आएगा पी ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं कॉस थीटा आता है, पता है सबको, तो पी ई साइन थीटा। अब p की वैल्यू पुट करें, e की वैल्यू पुट करें, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, टॉर्क निकाल सकते हैं इजीली। p की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, e की वैल्यू है 5 × 10⁴, और साइन थीटा साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी डायपोल मोमेंट की, सॉरी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, इसमें बोला है साफ कि मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन के जाने का इसने मना किया, डायरेक्शन ना देखें, ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या आएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है, राइट हैंड रूल, उससे हम निकाल सकते थे। p की डायरेक्शन को e की डायरेक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बट वो यहाँ पर थीटा एंगल पे है तो कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पता है I क्रॉस J K होता है, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर होते तो हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल भी सकते थे, बट ये इनके बीच में डायरेक्शन एंगल दे रखा है 30 डिग्री, मतलब ये थोड़े थोड़े एंगल पे है, तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने की वजह से वो डायरेक्शन आपसे नहीं पूछी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलो आ जाओ। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज दिस। एक पॉलीथीन को लिया हमने, वूल के साथ रब किया, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वूल पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉलीथीन को वूल से रब किया है, पॉलीथीन ले लो, प्लास्टिक ले लो, इसको आपने रब कर दिया किसके साथ, वूल के साथ, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया बिकॉज वूल ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए पॉलीथीन को। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से पता होना चाहिए, पूछा भी होगा इसमें। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, तो विच टू विच का आंसर मैं बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव का, सॉरी पॉलीथीन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकलेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया तो उस पर तो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आ गए कहां से आए, वूल से। सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच का आंसर है, क्या लिखोगे, वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आप बता रहे हो, इसका मतलब इस पास इसके ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, चलो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू NE, N हमें नंबर ऑफ N इंटीजर भी है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी शो करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 3 × 10⁻⁷ चार्ज आया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो आएगा इसमें वो है 1.8 × 10⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1.8 × 10⁻12, ये नंबर है। ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 18 या 180 × 10⁻, आप कह सकते हो 180 × 10⁻10 भी है। ठीक है, तो ये हमने निकाला, तो ये वैल्यू आ रही है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो 1.8 × 10⁻12 का मतलब मैं 18 × 10⁻11 भी लिख सकता हूँ, मैं 180 × 10⁻10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर तो पॉसिबल है और सही भी है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहाँ से कहाँ हुए हैं, वूल टू पॉलीथीन। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, पूछा है इसने, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एक प्रॉपर्टी चार्ज की हमने पढ़ी है कि मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतने हैं, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। मास में चेंज क्या आया, कितने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इतने इलेक्ट्रॉन है 18 × 10⁻11, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 ×
31 किलोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मास में कितना वेरिएशन आएगा, मास कितना ट्रांसफर होगा, वो हम कह सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 किलोग्राम। बट ये मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम मास होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 किलो पॉलीथीन है, 1 किलो वूल है, आप सोचो पॉलीथीन वूल को हम रब कर करके वूल को हम आधा किलो कर लें और पॉलीथीन को हम 1.5 किलो कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने ट्रांसफरिंग के बाद, इतने चार्ज के बाद भी ये नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो रबिंग से जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो कर लो, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, मगर मास तो स्मॉल ही रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, सो इस मास को हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। बट इसका आंसर जो क्या होगा, इसने पूछा इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, बट हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल है, मास नेग्लिजिबल है, बट ट्रांसफर होता है नहीं, हम कह सकते, हम कहेंगे यस। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? Radius are negligible compared to distance of separation. मतलब दोनों स्फेयर दिए हैं, वो छोटे छोटे स्फेयर हैं, तो डिस्टेंस जो हमें दे रखी 50 हमें वही लेनी है। ठीक है, तो आपको लगता है न्यूमेरिकल, ये भी आपका न्यूमेरिकल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं इसको। इसमें चार्जेस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, चार्जेस और डिस्टेंस ये हम इजीली निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो हम सबसे पहले फोर्स की बात करें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल्स टू के Q1 Q2, तो K आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2, Q है आपका 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और दूसरा चार्ज भी सेम है तो ये स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर में कर लिया कन्वर्ट, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ, ठीक है, वैल्यू दे दी। अच्छा, सबसे पहले तो पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सबसे पहले तो फोर्स निकालना है हमें, सबसे पहले हम दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालें, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर सॉल्व करोगे फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। F की वैल्यू 9 देख लो, 0 कितने 9 आ गया, फिर माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 14 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाती है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सॉल्व किया हुआ मैं आंसर बताता हूँ सीधा आपको, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा आपको। ठीक, अब ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, क्या फोर्स होगा। अब पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ, रिपल्शन बिकॉज दोनों पर चार्ज सेम था इसलिए बोला है, दोनों पर फोर्स अब क्या होगा बोला है। ठीक है, तो मैं इसको F मान लेता हूँ। अब बोलो ईच स्फेयर, कंडीशन चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो चेंजेस लाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर ईच स्फेयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो ये चेंजेस का न्यूमेरिकल है। हमारे पास जो फोर्स था पहले, इसको मैं लिख देता हूँ, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। Q की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू ये रही, हमने रख दी थी। अब हमें नया फोर्स निकालना है F डैश, तो नया फोर्स निकालने के लिए आप देखो, नया फोर्स निकालना है F डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, F डैश की वैल्यू K, चार्ज क्या कर दिया, ईच स्फेयर चार्ज डबल अमाउंट, तो डबल मतलब 2Q कर देंगे, सो 2Q इंटू 2Q। और डिस्टेंस का क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो डिस्टेंस हाफ कर देंगे, पहले क्या लिखा था R, अब हाफ कर देंगे तो R/2 का स्क्वायर, तो R²/4 आएगा। डिस्टेंस हाफ कर दी, पहले R थी तो R/2 कर दी, तो R²/4। इस 4 को ऊपर लेके जाओ, एक 4 ऊपर और है, तो 16KQ² अपॉन R² होगा। ठीक है, और KQ² अपॉन R² की वैल्यू आपने सॉल्व की हुई है, ये F होगा।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। सो नाउ द न्यू फोर्स इज 16F, और इस फोर्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻², 16 इंटू 1.5 कर सकते हैं, 16 और 8 24 आ जाएगा, 24 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये नया फोर्स होगा इन फर्स्ट केस। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इफ टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अब सपोज करो इन दोनों स्फेयर्स को हमने कहाँ प्लेस कर दिया? वाटर में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, देखो वाटर का 80 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है। एयर है तो अलग फोर्स आएगा, और अगर दोनों चार्जेस को वाटर में रख दोगे तो फोर्स अलग आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, इसका पॉइंट समझते हैं हम। जबकि ये एक फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इससे पहले ग्रेविटेशन की बात की थी, तो ग्रेविटेशन फोर्स में G, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बिटवीन टू मासेस जो फोर्स होता है वो फिक्स होता है, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। और ये जो K होता है इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी, कांस्टेंट K 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये मीडियम पे डिपेंड करता है हम क्या मीडियम यूज कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम या एयर यूज करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट आता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आती है। अब मैं लिख रहा हूँ K डैश। K डैश मतलब वाटर में फिल करने के बाद, वाटर में डिप करने के बाद, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K डैश की वैल्यू आएगी 9 इंटू, या हम कह सकते हैं K इंटू K अपॉन एप्सिलॉन R, तो होता है 80। सो K डैश इक्वल्स टू K/80। K एयर के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है जो 9 × 10⁹ होता है। वाटर के लिए, किसी और मीडियम के लिए K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो हो गया यहाँ पर 80। सो अब मैं अगर फोर्स निकालता हूँ F डबल डैश फोर्स, अगर हम इस फोर्स को हम जैसे स्फेयर को वाटर में डिप कर दिया तो K डैश Q1 Q2 मीन्स Q² अपॉन R² आएगा। अब यहाँ K नहीं आएगा, अब यहाँ पर K डैश आएगा। ठीक है, तो K डैश आएगा, तो K डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितनी है? K/80 है। तो K Q² अपॉन R² तो था ही, डिवाइड बाय क्या आया? 80 आया। ठीक है, और K Q² बाय R² आपने सॉल्व किया हुआ, ये रहा फोर्स। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स F, इसकी जगह तो मैं F रख दूं, तो F बाय क्या आ जाएगा? 80। तो अगर चार्जेस को वाटर में डिप कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा F/80, जो F फोर्स एयर में था बाय 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो F की वैल्यू पुट कर दें, अगर 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 80 कर दें हम, तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 1.9 इंटू 10⁴ -2 डिवाइड बाय 80, तो फोर्स आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, F/80 करोगे डिवाइड करते ही 1.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन फोर्स आ गया। ये फोर्स कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, 1/80 टाइम्स कम हो गया इस तरह से। ठीक है, सो ये था 12th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखो, 12th के बाद 13 क्वेश्चन है। इसमें 12th वाले का ही आपको लिया गया है। सपोज टू स्फीयर्स A एंड B जो पहले आपको 12th में दे रखे थे, 12th वाले क्वेश्चन में दे रखे थे, हैव आइडेंटिकल साइज। थर्ड स्फीयर is of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then it is contact with the second and finally removed away from the both. What is the new force of repulsion between A and B? ये A and B वही चार्जेस, वही स्फेयर्स हैं जो हमारे पास थे अभी पहले वाले क्वेश्चन में। तो मैं बना दूं A स्फेयर, ये हो गया B स्फेयर। दोनों पे चार्ज Q था, दोनों के डिस्टेंस R जो 50 दे रखी थी। F इक्वल्स टू हमने निकाला K Q² अपॉन R², इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, वो था 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो ये कुछ मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन का डेटा ले लिया, ये है। तो A और B दोनों सेम साइज है। अब इनको सेम साइज सपोज कर लिया कि दोनों सेम साइज, उसमें दे रखा था चार्ज सेम है, तो इसमें साइज भी सेम ले लिया, आइडेंटिकल साइज है।
एक थर्ड स्फीयर और है सी आपका जो अनचार्ज है, वो अभी अलग है, इनसे मिला नहीं है, वो अलग है। अब उसको लेके आओ सी को, और सी को लेके आकर सबसे पहले आप ए के साथ कांटेक्ट में लाओ। ये ए है और ये बी है, सी आप ए के पास लेके आए। सी जिसका चार्ज शुरू में 0 था, जब आप लेके आए थे तो चार्ज ए पर तो 0, ए पर तो क्यू है और सी पर 0 है। बट जैसे ही आप ए के साथ टच करोगे, दोनों के बीच में चार्ज का कंडक्शन होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, और दोनों आइडेंटिकल साइज होने की वजह से सेम चार्ज अटेन करेंगे, एक्वायर करेंगे सेम चार्ज। सो सी पर चार्ज आ जाएगा Q/2, ए पर चार्ज बचेगा Q/2, सी पर भी चार्ज बचेगा Q/2। तो सी को लेके आते हैं, आपको लिखा देखो, अनचार्ज थर्ड स्फीयर जो है अनचार्ज है, सेम साइज का है, ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट मतलब ए, देन इन कांटेक्ट विद द सेकंड, पहले ए से मिलाओ, तो ए से मिलाया, ए से इसने आधा चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इसको यहां से लेके जाओ और बी से मिलवाओ, सी को यहां से लेके जाओ, बी से मिलवाओ, ठीक है। तो यहां से हटा दें इसको और कहाँ लेके जाएं, बी के पास। तो जब बी के पास लेके जाओगे तो ए के पास तो आ गया चार्ज कितना, Q/2, क्योंकि इसका Q/2 तो कौन ले गया, सी को लेके उधर जाएंगे, सी को यहाँ से लेके बी के पास जाना है, ले आओ। तो ये बी है और सी को इसके साथ टच कर दिया बी के साथ, ठीक है। अब सी कितना चार्ज लेके आ रहा है, Q/2। जब ये सी Q/2 चार्ज लेके बी के पास जाएगा, और बी के पास कितना चार्ज है, Q है, सी के पास कितना है, Q/2 है। अब ये सी बी के पास जाएगा और दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन होगा, सेम साइज होने की वजह से दोनों पे चार्ज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास कितना है Q, इसके पास कितना है Q/2, तो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों चार्ज ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों के पास बराबर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल चार्ज डिवाइड होता है, यहाँ पर सी लेके नहीं आया था, ए के पास चार्ज था Q, सी के पास 0, ए के पास Q। तो जब यहाँ पर कंडक्शन हुआ था तब हम लिखेंगे Q + 0/2, तो Q/2 हो गया। अब C जब B के पास जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q + Q/2, B का Q और C का Q/2 डिवाइड बाई 2। तो अब ध्यान से देखो, Q + Q/2 क्या होता है, 3Q/2 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा चार्ज 3Q/4। नाउ चार्ज ऑन C is 3Q/4, चार्ज रिमेन ऑन B is 3Q/4। तो B पर चार्ज कितना बचेगा, 3Q/4। अब यहाँ पे ट्रांसफरिंग हो रही है देखो चार्ज की, तो फाइनली B पर चार्ज बचेगा 3Q/4। अब फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ, देखो A पर चार्ज, B पे चार्ज, A पर चार्ज है Q/2, नीचे लिख दूँ, A पर चार्ज कितना है Q/2 और B पर चार्ज कितना है 3Q/4, 3Q/4। इसके पास कितना चार्ज था Q, इसका 1/4 चार्ज C ले गया। अब 1/4 जैसे ट्रांसफर करेगा ना C, इसके पास और इसके पास दोनों के पास चार्ज क्या हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। तो टोटल दोनों का कंडक्शन में जब भी दो बॉडीज टच होंगी, दोनों का चार्ज ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और दोनों को चार्ज वही चला जाएगा, ठीक। तो अब A पर चार्ज क्या आ गया Q/2, B पर क्या हो गया 3Q/4, जबकि पहले चार्ज क्या था Q था, फोर्स की वैल्यू ये थी, हमने ली थी। अब हमें क्या चाहिए, वापस इनके बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस वही R रहेगी। अब मुझे बताओ, अगर ये तो मैंने आपको पहले वाला बताया, पहले था स्टार्टिंग में ऐसे था, और फोर्स की वैल्यू आपको पता है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा है ये। अब मुझे फाइनली दिख गया कि A पर चार्ज कितना है, A पर चार्ज है Q/2, B पर चार्ज कितना है 3Q/4, जो मैंने वहाँ बनाया है, ठीक है। तो मैं इनके बीच में फोर्स निकाल लूँ, F' इक्वल्स टू होगा K, Q1 कितना है Q/2, फिर ये आ गया 3Q/4 मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड बाय R²। तो अगर ध्यान से देखो तो F' की वैल्यू होगी 3 बाय नीचे क्या है 4 × 2 8F। अगर ऐसा किया कि C को लाकर पहले B से टच, पहले A से टच किया फिर B से टच किया, तो फाइनली C को रिमूव कर दिया, तो नया चार्ज जो होगा A पर होगा Q/2, B पर होगा 3Q/4। सो जो न्यू फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का 3/8 आएगा, ठीक है।
और इसको हम वैल्यू पुट करें, अगर f की पुरानी वाली वैल्यू है हमें पता है कितनी है 1.5 इंटू 10⁻² था। सॉल्व करेंगे तो नया फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, 3/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स कम हो गया क्योंकि चार्ज भी कम हो गया। चार्ज किसने कम किया? सी ने Q/2 तो ले लिया A से और Q/4 ले लिया B से और 3Q/4 लेकर C यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, सो द फाइनल फोर्स बिटवीन चार्जेस जो आया इन दिस केस वो है 5.7 या 3/8 ऑफ हम कह सकते हैं इनिशियल फोर्स।